हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध इग्नू यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर। टॉपिक है वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में चीन की स्थिति का आकलन कीजिए। यह क्वेश्चन चीन की एक उभरती हुई शक्ति यानी वर्तमान में चीन की क्या स्थिति है, क्या आज एक उभरती हुई शक्ति के रूप में प्रेजेंट हुआ है। तो चलिए बात करते हैं चीन की एक उभरती हुई शक्ति। जैसा कि आपको पता है बच्चों, चीन जो है एशियाई देश है और चीन के अंदर 1949 के अंदर जो साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, यानी चीन जो था 1949 में स्वतंत्र हुआ। इसके बाद चीन में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो गई। ये व्यवस्था सोवियत संघ के साम्यवादी मॉडल पर आधारित थी, क्योंकि चीन के अंदर जो साम्यवादी शासन व्यवस्था आई वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा 1917 में सोवियत संघ की जो साम्यवादी सरकार आई थी उसके जो मॉडल थी उस पर आधारित थी। चीन में पूंजीवाद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। तो चीन के अंदर 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति साम्यवादी क्रांति हुई थी, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बदलाव हुआ और पूंजीवाद का अंत हो गया। तो इसका मतलब चीन के अंदर साम्यवाद 1949 में माओ के नेतृत्व में, इसके बाद कठोर सरकारी नियंत्रण में और भी वृद्धि हुई। यानी यहाँ पर अब पूंजीवादी शासन के अलावा अब जो सरकारी नियंत्रण था समाजवाद को अपना लिया गया और उत्पादन और वितरण पर सरकार का सामूहिक स्वामित्व आ गया और बड़े पैमाने पर सरकारी उद्योग स्थापित हो गए और तेजी से विकास करने का प्रयास करने लगे। और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण तेज आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त न हुआ। गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन की समस्या बनी रही। ऐसी स्थिति में जनता के मन में विरोध उत्पन्न होने लगा। इस विरोध को कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता था, लेकिन पूर्ण रूप से कुचला नहीं जा सकता था, इसलिए सुधार आवश्यक थे। तो माओ से तुंग के निधन के बाद 1978 यानी 1970 के दशक में जो वहाँ पर चीन के अंतर्गत आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया, यानी यहाँ पर समाजवाद को ख़त्म करके यहाँ पर बदलाव लाए गए। क्योंकि वहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था यानी अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था वहाँ की गरीबी, बेरोजगारी को मिटाने में असफल रही और वहाँ की जनता ने काफ़ी आक्रोश उत्पन्न किया। तो यहाँ पर उसके बाद चीन ने 1970 के दशक के बाद यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया और खुले द्वार की नीति को अपनाया और यहाँ पर उदारीकरण अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ हो गया। चीन के लंबे इतिहास के अनेक विरोधाभासों की तरह ये भी है कि साम्यवादी देश पूंजीवादी रास्ते पर चले। इस कदम को सैद्धांतिक जामा पहनाने के लिए चीन की साम्यवादी पार्टी ने इसे बाजारवादी समाजवाद की संज्ञा दे दी गई। आज चीन के अंतर्गत गवर्नमेंट यानी सरकार साम्यवादी शासन है, यानी कम्युनिस्टों का शासन है, और जबकि वहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीनी अर्थव्यवस्था में सुधार। चीन की अर्थव्यवस्था में 1970 के दशक में सुधार आरंभ हुआ और ये सुधार केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं था, बल्कि राजनीति में भी कई प्रकार के सुधार किए गए। सुधारों ने चीन की अर्थव्यवस्था को वर्तमान में महत्वपूर्ण स्थान तक पहुँचाया, जिसके बाद चीन विश्व का शक्तिशाली देश बन गया और चीनी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए, जैसे कि वहाँ पर उद्योग, सेना आदि का आधुनिकीकरण कर दिया गया। वहाँ पर 1998 में सेज की स्थापना की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और 2001 में चीनी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। 82 में कृषि का निजीकरण कर दिया गया। 78 में 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाकर चीन ने आयात निर्यात को बढ़ावा दिया। इन सुधारों के फलस्वरूप चीन में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश और बेरोजगारी में कमी आई तथा विश्व अर्थव्यवस्था में चीन के महत्व में वृद्धि हुई। इस प्रकार चीन में वर्तमान समय में एक बड़ी शक्ति बनकर उभर गया। तो 1970 के दशक में चीन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया। अब बात करते हैं चीन की वर्तमान स्थिति। अगर मैं सैन्य आधार पर बात करूं तो चीन की जो स्थिति है सेना के आधार पर बड़ी मजबूत है। चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण किया और अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया, लेकिन धीमी आर्थिक समृद्धि के कारण सैनिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई, परंतु वैश्वीकरण के बाद सरकार की स्थिति कमजोर हुई और 1970 के दशक में तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला और 2005 में चीन का वार्षिक रक्षा बजट 84.2 अरब डॉलर था, जो 2009 में बढ़कर 90 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो यूएसए के बाद चीन का सबसे ज़्यादा रक्षा बजट है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ सेना में बदलाव हुआ प्रारंभ में कुछ 1970 के दशक के बाद चीनी में सेना के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की उभरती हुई शक्ति में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का भी बड़ा योगदान है। ये दूसरा पॉइंट है। चीन के साम्यवादियों ने
किसान और मजदूरों को मिलाकर सेना का गठन किया, जिसे जापान युद्ध के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना गया। तो वहाँ पर सेना की वजह से, सेना की कमी की वजह से वहाँ के जो किसान और मजदूर हैं उन्हें सेना में भर्ती किया गया और एक आर्मी तैयार की गई। केंद्रीय सैन्य आयोग के निर्देशन में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देती है। यानी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो चीन के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना बहुत सहयोग देती है और सुरक्षा, राहत और निर्माण कार्य भी बहुत जोर शोरों से करती है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्थल, जल, वायु सेना के अतिरिक्त मिसाइल सेना में भी संगठित है। ये आधुनिक आयुध से सुसज्जित है। अब 30 है वैश्वीकरण प्रभाव। चीन एक उभरती हुई शक्ति वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण भी है। जैसे कि 1978 में वैश्वीकरण की खुले द्वार की नीति को अपनाया गया चीन ने, जिससे चीन में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश होने लगा, रोजगार में वृद्धि हुई, गरीबी में कमी आई और सरकारी आय में वृद्धि हो गई, क्योंकि सरकार का कार्यक्षेत्र कम होने से पूंजी निवेश की मात्रा काफ़ी अच्छी होगी। सन 2004 में चीन में 60 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ। चीन की विकास दर 10% से भी अधिक हुई, जो विश्व में सर्वोत्तम है। इसका विदेशी मुद्रा भंडार 610 अरब डॉलर और अमेरिका और जापान के बाद आज चीन विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। फिर है वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर भी चीन एक उभरती हुई शक्ति। चीन के बाद वैश्वीकरण के बाद चीन में संपूर्ण विश्व को आकर्षित किया, इसलिए यूरोप और यूएसए की कंपनियों ने बड़े पैमाने पर चीन में निवेश किया। लेकिन चीन में बनी वस्तुओं के कारण विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के व्यवसाय के लिए खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि चीन की जो वस्तु सस्ती व कुशल होती है, उपभोक्ता वस्तु सस्ती और इसके बाद क्वालिटीफुल होती है, जिसके कारण चीन एक उभरती हुई शक्ति बन गया है और बहुत सी कंपनियों को इन्होंने मात भी दी। चीन की निकटवर्ती 6 संगठनों से स्थिति, जैसे कि आसियान से चीन के बहुत ही अच्छे संबंध है और आसियान से चीन खुलकर व्यापार भी करता है और यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर इनने अत्यधिक शक्ति भी अर्जित की है। इसके साथ साथ जो आसियान है उसके आर्थिक क्षेत्र में चीन और भारत की स्थिति सही है। अगर हम बात करें कि चीन का सिंगापुर से कपड़ा उद्योग यानी कपड़ा व्यापार तीव्र गति से होता है और चीन ने आसियान के देशों से खुलकर व्यापार को बढ़ावा दिया है। अब राष्ट्रीय संघ में स्थिति, अगर हम राष्ट्रीय संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति में अगर बात माने तो चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और ये वीटो पावर की शक्ति से प्राप्त है और अपने विरुद्ध होने वाले सभी विधेयकों को या सभी कानूनों को ये वीटो करके उसे समाप्त कर देता है, जिसके कारण इसके पास सुरक्षा परिषद की एक बहुत ही पावरफुल शक्ति, जिसके कारण अमेरिका और यानी चीन जो है एक उभरती हुई शक्ति के रूप में मौजूद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की स्थिति में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि चीन ने आर्थिक विकास के कारण अब चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे 2009 में G20 की बैठक में चीन ने ये प्रस्ताव रखा कि डॉलर के स्थान पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं चलेगी, यानी इसने डॉलर को करा। इसी प्रकार 2001 के बाद चीन WTO का सदस्य बन गया, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व चीन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधार पर चीन एक उभरती हुई शक्ति है। तकनीकी क्षेत्र में स्थिति, तकनीकी क्षेत्र की अगर हम बात करें, चीन के पास उच्च टेक्नोलॉजी है और यहाँ तक कि विदेशी कंपनियों को मात देने वाली टेक्नोलॉजी है। इसकी सस्ती व कुशल तकनीक और चीन की जो चीज़ें और चीन की जो टेक्नोलॉजी है वो एक आशावादी थी, जिसके कारण चीन की जो शक्ति है उसे उभारने में इसका बड़ा योगदान है। अतः यूएसए और चीन कॉपीराइट और पेटेंट के मुद्दे पर भी विवाद बना हुआ है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, चीन एक उभरती हुई शक्ति है। इसके पॉइंट टू पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।